The Dance of the Eunuchs, a poem by Kamla Das. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आज हम मशहूर इंडियन इंग्लिश पोइट कमला दास की पोएम द डांस ऑफ द यूनक्स को लाइन बाय लाइन समझेंगे हिंदी में। ये पोएम उनके पहले पोइट्री कलेक्शन समर इन कैलकटा की सबसे पहली पोएम है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हमारे समाज में किन्नरों को एक इंसान को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता। पैदा होते ही अक्सर उन्हें छोड़ दिया जाता है या किन्नरों के पास ही दे दिया जाता है। हमारे समाज में किन्नरों को एक यूज़लेस चीज़ समझा जाता है, जो ना ही मर्द है ना औरत। अगर कोई मर्द या औरत की बाउंड्रीज़ में फ़िट नहीं होता तो हम सोचते हैं कि वो समाज में रहने लायक नहीं है और एज अ पर्सन या एज अ सिटीज़न वो सोसाइटी को कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। किन्नरों को अक्सर इनफर्टिलिटी, बंजरपन और हंसने का पात्र समझा जाता है। शादी ब्याह या किसी भी अच्छे मौके पर वो डांस करते तो हैं, लेकिन उससे बाहर उन्हें हम सम्मान देने से चूक जाते हैं। ऐसे ही एक किन्नरों के डांस, किन्नरों के नाच के ऊपर ये पोएम है, जिसके कई अर्थ हैं। खुद किन्नरों की जो स्थिति है, उनकी आर्ट की, उनकी कला की क्या वैल्यू है हमारे समाज में, और साथ ही जैसे किन्नरों का डांस किसी को भी मूव नहीं करता, किसी के मन में भाव नहीं जगाता, वैसे ही लाइफ भी कितनी ही फ्यूटाइल लगती है, दुखों से भरी हुई लगती है, जिसका कोई बहुत मतलब नहीं होता। पोएम को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कमला दास जी की लाइफ के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लें, लेकिन आप पहले से वो जानते हैं और सीधे पोएम की एक्सप्लेनेशन तक जानना चाहते हैं तो इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर कर वहाँ तक जा सकते हैं। कमला दास, जिनका नाम कमला सुरैया भी है, वो 31 मार्च 1934 में पैदा हुई केरला में। उनकी जो शादी के बाद का नाम है वो कमला दास है, जिसके द्वारा वो ज़्यादातर लोगों के बीच जानी जाती हैं। उनका जो वन टाइम पेन नेम है माधवी कुट्टी, वो मलयालम में उन्होंने यूज़ किया था और मलयाली राइटर की तरह लोगों ने आज भी माधवी कुट्टी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इंडियन राइटर्स जो हुए, जो इंग्लिश में लिखते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के आसपास R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद और राजा राव जैसे राइटर्स का दबदबा था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद कमला दास सबसे प्रोमिनेंट राइटर्स की तरह इस्टेब्लिश हुई इंग्लिश में। मलयालम में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर है, लेकिन वहाँ पर अपने शॉर्ट स्टोरीज़ और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स के लिए जानी जाती हैं, और इंग्लिश में ये केवल पोएम्स के लिए जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वो केरल से थी और इंग्लिश और मलयालम दोनों में लिखती थी, यानी कि द्विभाषीय बाइलिंगुअल राइटर थी वो, जो कि इस पोएम में भी वो डिक्लेयर करेंगी। इनका बैकग्राउंड इनफैक्ट बहुत रॉयल है, यानी रॉयल डिसेंडेंट थी, ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, लीनिएज से। इसके अलावा इनकी पोइट्री में कृष्ण भगवान जो है उनकी भक्ति दिखती है, लेकिन अपने जो लास्ट ईयर्स थे उसमें इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए इनका नाम कमला सुरैया भी पड़ गया। इंग्लिश में अगर बात करें तो ये अपने 3 पोइट्री कलेक्शंस के लिए जानी जाती हैं। पहला है समर इन कैलकटा, जो कि 1965 में छपा। द डिसेंडेंट्स दूसरा है, जो कि 1967 में, और द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जो कि 1973 यानी 1973 में छपी। आज की हमारी पोएम एंड इंट्रोडक्शन समर इन कैलकटा 1965 में छपी थी। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने तो ये बड़े ही एलीट बैकग्राउंड से आती थी। इनके मदर एंड फादर दोनों ही बहुत एजुकेटेड थे और इनकी शादी 16 इयर्स की एज पर कर दी गई थी, लेकिन इनके पति जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे और इनकी राइटिंग को भी बहुत सपोर्ट करते थे। अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ऑथर M.K. नायर कहते हैं कि द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ कमला दास's पोएट्री इज़ द अनइनहिबिटेड फ्रैंकनेस विद विच शी टॉक्स अबाउट सेक्स। यानी कमला दास की पोइट्री का, उनकी कविता का सबसे जो प्रोमिनेंट, सबसे साफ दिख जाने वाला फीचर है, जो गुण है, वो है कि वो सेक्स के बारे में बड़े ही खुलकर बात करती हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे वो इसको एलैबोरेट करते हुए कहते हैं, बट द टोटल इम्प्रेशन कमला दास's पोइट्री प्रोड्यूसेस इज़ वन ऑफ अ बोल्ड, रूथलेस ऑनेस्टी टीयरिंग पैशनेटली एट कन्वेंशनल एटीट्यूड्स। यानी कि जो कुल मिलाकर कमला दास की पोइट्री का इम्प्रेशन हम पर पड़ता है, वो ये दर्शाता है कि वो बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही निडर है, बहुत ऑनेस्ट है, यानी सच्ची हैं, और जो कन्वेंशनल एटीट्यूड्स, यानी जो पहले से चला आ रहे जो ढर्रे हैं, उनको चीरती है
इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, फिर थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टाइलिस्टिकली यानी स्ट्रक्चरली ये पोएम कैसी है वो भी जानेंगे ताकि समझने का काम आसान हो। तो आइए पढ़ते हैं कमला दास की ये पोएम लाइन बाय लाइन। इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इट वॉज हॉट, सो हॉट, बिफोर द यूनक्स केम टू डांस, white skirts going round and round, cymbals richly clashing, and anklets jingling, jingling, jingling. इसका मतलब समझते हैं हिंदी में। पोइट कहती हैं कि गर्मी थी, इट वॉज हॉट, बहुत गर्मी थी। किससे पहले? किन्नरों के नाचने के लिए आने से पहले। उनकी घेरदार स्कर्ट्स गोल गोल घूम रही थी क्योंकि किन्नर गोल गोल घूम रहे थे। सिम्बल्स यानी जिसे हम अक्सर भजन कीर्तन के दौरान बजाते हैं, जिसे मंजीरे भी कहा जाता है, वो बज रहे थे। और जो पायलें थीं यानी एंकलेट्स वो खनक रही थी और खनक रही थी। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। बीनीथ द फेयरी गुलमोहर विद लॉन्ग ब्रेड्स फ्लाइंग, डार्क आइज फ्लैशिंग, दे डांस्ड एंड दे डांस, ओ दे डांस्ड टिल दे ब्लेड। इसका मतलब समझते हैं। एक जलते से हुए गुलमोहर के पेड़ के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, फियरी गुलमोहर का मतलब होता है एक ऐसा गुलमोहर का पेड़ जो कि जलता सा लग रहा हो। अगर आपने कभी गुलमोहर का पेड़ देखा है तो उसके फूल लाल होते हैं और गर्मी है, अभी पोइट ने बताया, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि गुलमोहर के पेड़ में आग लगी हुई है। फियरी मतलब जिससे जो कि आग जैसा जल रहा हो या ब्राइट हो। और जो यूनक्स थे उनकी लंबी लंबी जो चोटियाँ थीं यानी ब्रेड्स वो उड़ रही थीं। अभी बताया गया कि वो गोल गोल घूम रहे हैं और ये सब हमने देखा है कि जब हम गोल घूमते हैं और किसी की अगर चोटी होती है तो वो हवा में यूँ घूमने लग जाती है। और जो उनकी डार्क आइज़ थी यानी काली और जो अंधेरी सी जो आँखें थी उनकी, वो चमक रही थी यानी फ्लैश कर रही थी। और वो नाचते रहे और तब तक नाचते रहे जब तक उनका खून नहीं बहने लग गया। ब्लड का मतलब है खून बहना, ये ब्लीड की पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। देयर वर ग्रीन टैटूज ऑन देयर चीक्स, जैस्मिन्स इन देयर हेयर, some were dark and some were almost fair. Their voices were harsh, their songs melancholy. They sang of lovers dying and or children left unborn. उनके गालों पर हरे रंग के टैटूज थे यानी जो गोदना होता है वो गुदा हुआ था। उनके बालों में जास्मीन के फूल थे यानी चमेली के जो फूल होते हैं वाइट कलर के वो थे। उनमें से कुछ थे, उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, स्किन कलर था, वो काला था, वो काले थे। कुछ लगभग गोरे थे, ऑलमोस्ट फेयर बोला है पोइट ने, यानी कि गेहुआ रंग और काले से जो थोड़ा सा उजला कलर होता है वो। उनकी आवाज़ कठोर थी। अक्सर गाने वाले लोगों की आवाज़ हम सॉफ्ट एक्सपेक्ट करते हैं, कोमल, जिसको हम कन्वेंशनली सुरीला मानते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हार्श थी, कठोर थी। और जो गाने वो गा रहे थे वो दुखद थे। कोई खुशी की बात उनके गानों में नहीं थी, गानों में एक दुख था। वो किस बारे में गा रहे थे? प्रेमियों के मरने को लेकर गाने गा रहे थे और उन बच्चों के बारे में गा रहे थे जो कभी पैदा ही नहीं हुए, यानी वो पैदा होने से पहले मर गए और कभी भी अस्तित्व में ही नहीं आए, इस दुनिया में आए ही नहीं। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Some beat their drums, others beat their sorry breasts and wailed and writhed in vacant ecstasy. They were thin in limbs and dry, like half-burnt logs from funeral pyres. A drought and a rottenness were in each of them. कुछ अपने ढोल पीट रहे थे उनमें से, जो यूनक्स थे, किन्नर थे, उनमें से कुछ थे जो ढोल पीट रहे थे, कुछ अपनी छाती पीट रहे थे। और पोइट ने सॉरी ब्रेस्ट्स का है, उनकी छाती जो थी वो बेचारी थी क्योंकि वो खुद बेचारे हैं,
इसलिए। और छाती पीटने का जो एक्ट होता है वो जब हम किसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं यानी अफसोस जताते हैं या किसी चीज़ के बहुत दुख में होते हैं तब हम छाती पीटते हैं। लेकिन साथ ही डांसिंग में भी एक स्टेप हो सकता है और वो वेल कर रहे थे, यानी कि एक विलाप करना। जब कोई बहुत हूंक भरकर रोता है उसे वेलिंग बोलते हैं। और वो इट रहे थे। राइज्ड का मतलब होता है अपनी ही जगह पे ऐसे ट्विस्ट हो जाना, इट जाना। ऐसे वो जब डांस कर रहे हैं तो जो उनके स्टेप्स हैं, जो उनके मूवमेंट्स हैं, वो इस तरह के हैं कि वो बड़े इट रहे हैं, इधर से उधर अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर रहे हैं। और जब वो इट रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वैकेंट एक्सटेसी, यानी एक खाली खुशी के चलते वो इट रहे हैं, इधर से उधर ट्विस्ट हो रहे हैं, यानी डांस कर रहे हैं। खाली खुशी यानी उनकी खुशी का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। और ये भी कि अक्सर किन्नरों को हम बुलाते हैं अपनी खुशी में ताकि बस वो डांस करें, तो उनका जो रिश्ता होता है वो प्रोफेशनल होता है और वो उतना कनेक्टेड नहीं होते उस चीज़ से। तो वो भी है और इसके गहरे मतलब भी हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक खाली आनंद में, खुशी में वो ट्विस्ट हो रहे थे। उनके हाथ पैर काफ़ी पतले थे और सूखे थे, जैसे कि अधजली लकड़ियाँ होती हैं चिता में से उठाई हुई। और एक सूखापन और एक रॉटननेस यानी सड़ांध, जो सड़ने की स्थिति होती है उसे सड़ांध बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर से हार्ड वर्ड्स बता दूँ। फ्यूनरल पायर्स मतलब चिता पर रखी जाने वाली लकड़ियाँ, रॉट मतलब जब सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Even the crows were so silent on trees, and the children wide-eyed. Still, all were watching these poor creatures' convulsions. The sky crackled then. Thunder came, and lightning and rain. A meager rain that smelt of dust in attics and the urine of lizards and mice. मतलब समझते हैं? पेड़ों पर कौवे भी शांत थे, चुप थे। बच्चे अभी तक आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वाइड आइड, आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, आंखें चौड़ी कर कर देखना। स्टिल यानी रुके हुए थे। हर कोई इन बेचारे प्राणियों के कन्वल्जन्स थे, यानी जो दौरे जैसा जब पड़ता है तब इंसान की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती और वो बहुत तरीके के मूवमेंट करता है। तो पोएट ने जो यूनक्स का डांस था उसे कन्वल्जन्स से कंपेयर किया है। तो हर कोई उनके कन्वल्जन्स देख रहा है। यूनक्स की नृत्य की मुद्राएं यानी डांस स्टेप्स ऐसे हैं जैसे उन्हें दौरे पड़ रहे हों। आसमान में से चटकने की आवाज़ आई, यानी आसमान में जब बारिश होने वाली होती है तब आपको दिखता है ना, आवाज़ आती है, ऐसा लगता है आसमान में चटकने की आवाज़ है कुछ। थंडर आई यानी गड़गड़ाहट हुई, बादल गड़गड़ाते हैं। और लाइटनिंग यानी कि जो रोशनी, बिजली चमकती है बारिश के पास पास, तब वैसी लाइटनिंग हुई। और फिर बारिश भी आई, पर वो बारिश बहुत कम मात्रा में आई, बहुत कम आई, केवल नाम मात्र की। मीगा मतलब बहुत कम आई। और उसकी जो गंध थी अटारी की धूल जैसी थी। एटिक मतलब जो अटारी होती है, यानी कि जो छत के जस्ट नीचे एक कमरा बना दिया जाता है छोटा सा, जो कि कई आपने मूवीज़ में देखा होगा, खासकर हॉरर मूवीज़ में। एक कमरा है और छत है, उसके बीच में एक रूम बना दिया जाता है एक पार्टीशन लगा के, उसको एटिक बोलते हैं। और किसकी गंध आती है? यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस, यानी चूहों की, माइस मतलब चूहों का प्लूरल फॉर्म, और लिजर्ड्स यानी छिपकलियों की पेशाब की गंध आती है। इस पोएम के कुछ थीम्स को देख लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएँ और इसके मीनिंग के करीब आ पाएँ। पहला जो थीम है वो है बैरननेस का, यानी बंजर होने की जो स्थिति होती है वो। इस पोएम का टाइटल है द डांस ऑफ द यूनक्स, मीन्स किन्नरों का नाच। इस पोएम का सब्जेक्ट है किन्नर। किन्नर अपने आप में इनफर्टिलिटी और बैरननेस से कनेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि किन्नर जैसे ही पैदा होते हैं
क्योंकि ना तो वो औरत होते हैं ना वो मर्द होते हैं, उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पोएम सबसे पहले एक बैरननेस जो कि यूनक्स की ज़िंदगी में होती है उसको डिनोट करती है, लेकिन साथ ही बैरननेस का जो थीम है, जो पोइट की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो दुख है, उसको भी डिनोट करती है। क्योंकि आप शुरू से लेके अंत तक इस पोएम को देखेंगे तो पोएम शुरू होती है लाइन से इट वॉज़ हॉट सो हॉट, यानी बहुत गर्मी थी, और अंत में बारिश तो होती है लेकिन उसमें भी एक गंदगी वाला एसेंस है। लिजर्ड्स और माइस की बदबू है, उनकी पेशाब की, डस्ट की बदबू है। तो कोई भी अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा है इस पूरी पोएम में। हीट थी लेकिन बारिश हुई भी, तब वो भी काम नहीं आई। ऐसी ही जो ज़िंदगी है पोइट की, उसमें दुख थे और जो थोड़ी बहुत खुशी उन्हें मिलने के चांसेस भी बने वो भी कहीं खो गए। उससे भी बहुत ज़्यादा उनके दुख पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे यूनक्स के डांस का गर्मी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगला थीम है द आर्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। हमारे समाज में कला भी उसकी ज़्यादा रखी जाती है सामने जिसके पास थोड़े पैसे हों। जो ब्लॉकबस्टर मूवियाँ हम देखते हैं बड़े पर्दों पर जो लगती हैं और हर कोई उनके बारे में बात करता है, वो भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स द्वारा बनाई जाती हैं और उन स्टूडियोज़ के पास बहुत बहुत पैसा होता है। और उन मूवीज़ में देखिए, ज़्यादातर बाहुबली देखिए या फिर 3 इडियट्स देखिए, जो फोकस होता है वो मेल प्रोटैगनिस्ट पे ज़्यादा होता है बजाय बाकी लोगों के। और समाज का एक वर्ग है जेंडर वाइज भी, पैसों वाइज भी, जो कि हमेशा आर्ट में अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाता है, यानी उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो यूनक्स का जो डांस है वो भी एक आर्ट है, लेकिन उस आर्ट का कुछ मतलब निकल कर नहीं आ पाता क्योंकि उन्हें देखने वाले एक तो बहुत कम है और दूसरा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, नाचते हैं, चाहे वो कितना अच्छा नाचे, उनके डांस स्टेप्स प्रोफेशनल डांसर्स से भी अच्छे हों, लेकिन कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इस पोएम के कंटेक्स्ट में ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम सुनते हैं कि अकबर, बादशाह अकबर के कोर्ट में तानसेन थे, वो बहुत बड़े गायक थे और उन्होंने एक बार ऐसा राग गाया था कि मेघ बरस उठे थे। इस पोएम में भी ऐसी ही कुछ बात है, बहुत गर्मी पड़ रही है और अंत में बारिश होती है, लेकिन तानसेन के जो मेघ बरसे थे वो एक एपिक और एक लेजेंडरी कहानी हो चुकी है हमारे लिए। लेकिन जो यूनक्स हैं उनके डांस करने से जो रेन दिखाई गई है, जो बारिश दिखाई गई है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, बहुत कम है और छिपकलियों, चूहों की गंध से भरी हुई है। ये जो बड़ा डिफरेंस होता है समाज के अंदर आर्ट की वैल्यू करना उससे बनाने वाले के सोशल स्टेटस से, ये भी इस पोएम में दिखाया गया है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यानी जो कि हाशिए पे है, जैसे यूनक्स, जो कि बहुत प्रिविलेज्ड नहीं है, पैसा पावर नहीं है जिनके पास। नेक्स्ट थीम है वो है होपलेसनेस। इस पोएम में शुरुआत होती है हॉट है और अंत में बारिश है, लेकिन किसी चीज़ का कोई फल नहीं निकलता। साथ ही बीच में उनके जो गाने डिस्क्राइब किए गए हैं बहुत दुखद हैं, लवर्स के, प्रेमियों के मर जाने के बारे में है, ऐसे बच्चों के बारे में है जो कभी पैदा ही नहीं हुए, वो अपनी छाती पीट रहे हैं, और वैकेंट एक्सटेसी कहा गया है, खाली खुशी कहा गया है। उस खुशी की कोई बहुत वजह नहीं है, उसमें कोई असल जान नहीं है उस खुशी में। बताया गया है हमको उनके जो हाथ पैर हैं यूनक्स के, उन्हें चिता की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे कंपेयर किया गया है, यानी बहुत डेथ से, लाइफलेसनेस से कंपेयर किया गया है। और ऐसे ही कई एक एग्जाम्पल्स आप क्लोजली फिर से पढ़कर इस पोएम को निकाल सकते हैं। तो एक होपलेसनेस का भाव दिखता है कि यूनक्स कितना भी डांस कर लें, वो कितनी भी अच्छी तरह से स्टेप्स कर लें, लेकिन उनकी लाइफ में कभी भी कोई होप नहीं आने वाली, कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें दुरदरा दिया है। साथ ही पोइट की खुद की लाइफ की जो होपलेसनेस है कि ज़िंदगी में दुखी आना है एक के बाद एक, और जो सुख की थोड़ी बहुत चांसेस भी लगते हैं, जैसे यूनक्स का जो डांस है वो एक चांस है खुशी पाने का, खुशी में शामिल होने का, लेकिन वो भी फ्यूटाइल है क्योंकि उसे भी कोई असल में रिसीव नहीं करेगा एक अच्छे वे में। अंत में वो बोलती हैं कि क्रोज भी शांत है, बच्चे भी बस देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कोई जो ऑडियंस है उसमें कोई भी लाइवलीनेस से वो डिस्क्राइब नहीं करती हैं उसको, एक अजीब से और एक
बहुत शांत चुप माहौल से वो डिस्क्राइब करती हैं यूनक्स की ऑडियंस को। कोई अप्रिसिएशन नहीं, एक दुख का माहौल, एक होपलेसनेस का माहौल। इस पोएम के स्टाइलिस्टिक फीचर्स हम देख लेते हैं। इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो किसी स्टैंजाज में डिवाइडेड नहीं है, जैसा कि कमला दास की ज़्यादातर पोएम्स में होता है, और लगातार लिखी गई लाइंस हैं, जैसे मन में आने वाले भाव सीधे पेज पर उतार दिए गए हों। इसमें एलिप्सिस का यूज़ है, यानी कि जो डॉट डॉट डॉट्स आपको दिखती हैं रेगुलरली इस पोएम्स में, एलिप्सिस जो होती हैं वो भावों के जो इरेगुलरिटी है उसको दिखाने के लिए यूज़ होती हैं, कि बात बीच में कहीं रह गई उसको दिखाने के लिए यूज़ होती है। साथ ही जो एक साइलेंस का सेंस होता है उसको भी डिपिक्ट करने के लिए एलिप्सिस का यूज़ होता है। लैंग्वेज कोलोकियल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा नहीं है, आसान भाषा है। और इसमें जो सॉरी ब्रेस्ट्स वाली लाइन है वहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट्स बोल सकते हैं, क्योंकि सॉरी ब्रेस्ट नहीं है, सॉरी क्या, सॉरी मतलब बेचारापन और मजबूरी को डिनोट करता है सॉरी ब्रेस्ट। तो जो उनकी छाती है वो सॉरी नहीं है, असल में वो खुद जो यूनक्स हैं वो सॉरी हैं, वो बेचारे हैं, उनकी लाइफ्स बेचारी हैं। इसके अलावा ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी इमेजेस का यूज़ है यहाँ पर, क्योंकि ऑडिटरी इमेजेस ऐसे कि शुरू की लाइंस में हमें पूरा सुनने में कैसा लग रहा है वो डिस्क्राइब करते हैं, कि वो सिम्बल्स बज रहे हैं और आपस में क्लैश कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं, एंकल्स हैं वो खनक रही हैं। फिर बाद में वो ऑल्फैक्टरी इमेजेस ऐसे अंत की लाइंस में दिखाती हैं। ऑल्फैक्टरी मतलब जहाँ पर स्मेल का यूज़ हो, स्मेल दिखाई जाए। तो अंत की लाइंस में वो जो एटिक्स पे डस्ट होती है वैसी स्मेल का जिक्र करती हैं। साथ ही पेशाब का जिक्र करती हैं, लिजर्ट्स और माइस की, चूहों की। तो इस तरीके से वो एक इवोक करती है सेंस कि असल में एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसी गंध छाई हुई है, कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये थी कमला दास की पोएम द डांस ऑफ द यूनिक्स। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और इस वीडियो से उसे समझने में हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप इस चैनल का पार्ट बन जाएंगे और इसकी अपडेट्स का पार्ट बन जाएंगे। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो, कोई क्वेश्चंस हो या फिर रिकमेंडेशंस हो कि आप